तो मार्केट्स में एक बढ़िया तेजी, दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। 17,560 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ 17,588 का मौजूदा का दिन का ऊपरी स्तर है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑलमोस्ट डे हाई पर है। करीब करीब 3/4% की बढ़त मिड कैप में, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 3/4% ऊपर डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक करीब 200 अंक ऊपर आ चुका है, 38,500 के करीब निफ्टी बैंक फॉर्मली फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट 17,600 की तरफ अब बढ़ता हुआ 17,560 के ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। रुचित जैन 5 पैसा कैपिटल के हमारे साथ मौजूद भी हैं। रुचित जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स में एक बढ़िया उतार चढ़ाव, लेकिन लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, कैसे देखें बाजार को, क्या लेवल्स पे नजर रखें? जी नमस्ते सुमित जी, वेल मार्केट में देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो करेक्शन हमने देखा है उसमें डेटा काफी चेंज हो गया है। प्राइमरली अगर पहले डेरिवेटिव्स की डेटा से शुरुआत करें तो जो एफआईआईज की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यानी इंडेक्स फ्यूचर्स में जिनकी लॉन्ग पोजीशन लगभग 59-60% के आसपास चली गई थी, वो अब फिर से 50% के अंदर चली गई है, लगभग 40-47 के आसपास। यानी उनकी जो पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो ज्यादा अब शॉर्ट साइड पे है। हालांकि ज्यादा एग्रेसिव अभी तक शॉर्टिंग नहीं की है, बट एटलीस्ट 50% से नीचे जाना ये इंडिकेशन है कि वो ज्यादा पॉजिटिव बायस अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। और जो मोमेंटम रीडिंग्स है उन्होंने भी ओवरबॉट जोन में एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिए है। तो आज का जो ओपनिंग था वो इस 3 दिन के गिरावट के बाद में 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास था। तो आई थिंक ये सपोर्ट से इसीलिए एक जस्ट पुल बैक मूव है और ये पुल बैक मूव में ऊपर 17,600 से लेके 17,670 पहला रेजिस्टेंस 17,600 पे है, 17,670 पे दूसरा रेजिस्टेंस है जो रिट्रेसमेंट लेवल्स है। और एक बार आई थिंक ये रिट्रेसमेंट पुल बैक कंप्लीट कर लेते हैं फिर मार्केट वापस एक्सपायरी तक हम करेक्टिव फेज में देखेंगे। तो यहाँ पे आज के अप मूव को जस्ट एक पुल बैक मूव तरीके से देखें। ये 17,670 तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इस पुल बैक मूव में हायर लेवल्स पे 600 से 700 की जो रेंज आएगी वो लेवल्स पे आप अपने पोजीशंस को लॉन्ग पोजीशंस को हल्की करने को देखें। 17,600 17,670 के आसपास तक इंडेक्स खींच सकता है और अगर वो जोन्स आते हैं तो आप तेजी में बिकवाली करेंगे, इस तेजी का इस्तेमाल करके पोजीशन को कैपिटलाइज करेंगे। निफ्टी बैंक को लेकर राय क्या है रुचित, क्योंकि यहां पर भी मूव अच्छा है, 0.5% की तेजी है, 38,500 के करीब है, क्या करें अभी? आई थिंक सिमिलर स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का भी है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी में ज्यादा है क्योंकि आज आईटी में हमने देखा है कि काफी दबाव हाई लेवल से है। तो आई थिंक विद इन दिस स्पेस बैंक निफ्टी ऐसा नहीं है कि निफ्टी में अगर आने वाले समय में अगर करेक्शन रिज्यूम होगा तो बैंक निफ्टी में आपको बढ़त देखने मिलेगी। तो मेरे हिसाब से मोर और लेस बैंकिंग इंडेक्स में भी एक ऐसे व्यू बन रहा है कि यहाँ पे जो अपसाइड है वो लिमिटेड रहेगा। आज के अप मूव को पुल बैक मूव तरीके से देखे जो 38,800 के आसपास रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो 38,700 38,800 और 200 से 300 पॉइंट की बढ़त हम बैंक निफ्टी में आज और कल फर्स्ट हाफ में देख सकते हैं और उसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर रिज्यूम हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर भी 38,800 के जोन्स के आसपास तक आते हैं, शायद रिट्रेस हो, लेकिन हाँ अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा आपको निफ्टी में दिखाई पड़ेगी। कोई स्टॉक भी है क्या रुचित आपकी नजर में जहां पे नजर रखें? नहीं, फ्रेंकली मैं फिलहाल वेट एंड वॉच करूंगा। अभी आज मैं कोई स्टॉक पिक यहाँ पे नहीं दूंगा, लेकिन ये 17,670 के आसपास आता है तो वहां पे ज्यादा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। जी तो रुचित की तरफ से फिलहाल कोई स्टॉक नहीं, लेकिन हाँ वो वेट एंड वॉच मोड पे जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमान से बातचीत करते हैं। हमारे साथ HEG के ED मनीष गुलाटी सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मनीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। उस सिनेरियो में बात हो रही है जहां पर कॉस्ट एस्केलेटेड साइड पर है, डिमांड पिकअप भी कर रही है, लेकिन सिचुएशन नंबर वाइज दिखाई पड़ रही है कि हाँ कॉस्ट का जो प्रेशर है वो जरूर कंपनियों के मार्जिन्स पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मनीष सर आप बताइए एग्जैक्ट सिचुएशन अभी एज वी स्पीक क्या चल रही है इंडस्ट्री की, कैसा डिमांड सिनेरियो है, राइजिंग कॉस्ट का कितना इम्पैक्ट है, क्या कंपनीज के ऊपर इतना प्रेशर है कि सिस्टम में सप्लाई शॉर्ट पड़ सकती है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जी नमस्कार सुमेन। इसमें ये जो हमारा क्वार्टर अप्रैल में जून जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पिछले हमारे 11-12 क्वार्टर्स के बाद सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है हर पैरामीटर पे, हमारे सेल्स वॉल्यूम्स पे, प्राइसेस पे, मार्जिन्स पे। और अब इस समय जिस हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं जुलाई टू सितंबर में, अभी जो ग्लोबल कंडीशंस है, रशिया यूक्रेन वॉर है, राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इन यूरोप है, तो इसमें अब हम थोड़ा वॉल्यूम्स पर प्रेशर आता देख रहे हैं। जो प्राइस जो इलेक्ट्रोड के निरंतर क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहे थे वो अब स्टेबलाइज हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि जो नीडल कोक जो हमारा प्राइम रॉ मटेरियल है उसके प्राइस भी इस समय क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल हो गए हैं। और जो कॉस्ट प्रेशर्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस समय पीक कॉस्ट प्रेशर्स ऑलरेडी है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा और बढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज इस समय मतलब चाहे ओवरसीज फ्रेट हो चाहे अदर मटेरियल्स की कॉस्ट हो, सब ऑलरेडी एक हाई लेवल पे ही है जिसे हम ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं और उसके बाद भी
हेल्दी मार्जिन दे पा रहे हैं। अच्छा मनीष सर, यूरोपियन बिजनेस में जहां शायद आपका मोटा मोटा 10 से 12% के आसपास का रेवेन्यूज आता है, वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस या फिर एनर्जी क्राइसिस रादर हम कह सकते हैं कि वहां देखने को मिला भी है। क्या कुछ इम्पैक्ट है क्या बिजनेस पे इसका, और क्या सिचुएशन है वहां से? जी बिल्कुल। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस यूरोप में है वो आज 5 गुना 6 गुना वहां पर हो गए, और चूंकि हमारा इलेक्ट्रोड जो है, हमारा प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील में जाता है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट, सो उसमें टू दैट एक्सटेंट वो डेफिनेटली फर्क पड़ा है। हमें काफी रिक्वेस्ट अपने यूरोपियन कस्टमर से ऑर्डर्स को पीछे करने के लिए, जो 2 महीने 3 महीने डिले की बहुत रिक्वेस्ट आई है, और जिसका कुछ इम्पैक्ट हम ये जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में वॉल्यूम्स में देखेंगे। प्राइस में उतना नहीं, लेकिन वॉल्यूम्स में थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन सुमित, इसमें अच्छी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जिस सेगमेंट को हम केटर करते हैं, वो एक निरंतर उसमें ग्रोथ रहेगी, क्योंकि जो डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की तरफ रुझान क्लियरली बढ़ता जा रहा है। डेवलप वर्ल्ड का, यूएस का भी, यूरोप का भी। तो कन्वर्जन की बात हो रही है कि ब्लास्ट फर्नेस जो कि 4 गुना कार्बन एमिशन ज्यादा करता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से, तो हमें एक दो क्वार्टर की मैं बात नहीं करता, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पाथ है, जो फंडामेंटल है हमारी इंडस्ट्री के, वो बहुत स्ट्रांग है। और इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की, गुड क्वालिटी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की, या अल्ट्रा हाई पावर ग्रेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की डिमांड निरंतर बढ़ती रहेगी, ऐसा हम सोचते हैं। अच्छा मनीष सर, क्योंकि ये कई एंड पे डिमांड हायर साइड पर है, आप स्ट्रांग प्लेयर हैं, आप सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं, क्या उनकी सप्लाई डिसरप्शन या वहां पर शट होंगी शॉप्स, और उसका एक इम्पैक्ट बिजनेस पे, सप्लाई साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा? ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? देखिए, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही कंपनीज हैं। 2 जापान में है, एक अमेरिकन कंपनी है, एक यूरोपियन कंपनी है, और हम हैं, और एक हमारे और इंडियन कॉम्पिटिटर हैं। तो इसमें कोई छोटा प्लेयर ऐसा नहीं है। सब ये 5-6 स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की डिमांड को केटर करती हैं। मैं चाइना की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि चाइना में बहुत सारी इलेक्ट्रोड कंपनीज हैं, लेकिन जिस ग्रेड के वो इलेक्ट्रोड बनाती हैं वो बड़ी फर्नेसेस में कामयाब नहीं है। तो इसमें मतलब हमारे बिजनेस में, इलेक्ट्रोड में, कोई सच कोई छोटी कंपनी अब नहीं है। जो थी वो कभी पहले हुआ करती थी, वो काफी पहले बंद हो गए थे छोटे छोटे प्लांट। अच्छा सर, लास्ट क्वार्टर में एक और बड़ा डेवलपमेंट स्टील स्पेस के अंदर हुआ था, जहां पे गवर्नमेंट ने जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा था? और अब क्योंकि वो लास्ट क्वार्टर का इवेंट था, वो खत्म हुआ, तो सिचुएशन अब इस क्वार्टर में कैसी रहेगी? देखिए, इंडिया से करीब 15% करीब ये लोग स्टील कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रही थी, तो वो इंडिया में आपको पता ही है, जो स्टील के दाम इतने बढ़ गए थे कि उसका सीधा फर्क आने लग गया था इन्फ्लेशन पे। तो ये सरकार का जो मूव था वो डेफिनेटली उसकी वजह से स्टील के प्राइसेस कम हुए हैं, फिनिश स्टील के। लेकिन अभी भी स्टील कंपनीज के मार्जिन्स अच्छे हैं। अभी जो स्टील इंडस्ट्री जिस तरह से इंडिया में चल रही है, हमें हमें ऐसा कोई इलेक्ट्रोड का स्लो डाउन हमने सच नहीं देखा है। और यस, उनके मार्जिन्स में पहले जो रिकॉर्ड मार्जिन्स थे, अभी भी बहुत हेल्दी मार्जिन्स है, और वो रिकॉर्ड प्राइसेस, रिकॉर्ड मार्जिन से डेफिनेटली वो नीचे आए हैं। बट हमारी डिमांड में सच हमने कोई इम्पैक्ट नहीं देखा है। अभी भी इंडिया में स्टील कंपनीज अच्छे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। मनीष सर, लास्ट 5 क्वार्टर में कंपनी के जो मार्जिन उनमें एक बहुत स्ट्रांग जंप आया है। EBITDA मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ ये सिंगल डिजिट्स में रहते थे, वहां से डबल डिजिट और स्ट्रांग डबल डिजिट के अंदर आ चुके हैं। तो जो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर नंबर्स के हिसाब से देखूं, क्या नंबर जो मार्जिन का है, क्या 20%, 25%, 30% के मार्जिन, ये एक एवरेज मार्जिन मान के चलें जो एक स्टेबल मार्जिन रहेगा कंपनी के लिए? देखिए, हमारा अनुमान ये है, देखिए अभी हम जैसे जुलाई अगस्त सितंबर के मिडिल में हैं, तो मार्जिन्स तो सिमिलर रहने की उम्मीद है। लेकिन इसमें वॉल्यूम का, जो मैं यूरोप की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आया, और भी कुछ कंट्री से धीरे धीरे ऑर्डर का पुश बैक है, वो वॉल्यूम्स थोड़े कम रह सकते हैं 1-2 क्वार्टर में। बट इसका मेरे हिसाब से जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी रिबाउंड करती है, स्टील उसके साथ रिबाउंड करता है, तो जैसे स्टील प्रोडक्शन वापस ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होगा, ये डिमांड वापस आ जाएगी हमारे प्रोडक्ट की। तो मनीष सर, ये जो आपने जिन कंट्रीज की बात की जहां से डिमांड पुश बैक हुई है, इन कंट्रीज में अदर देन यूरोप, वो कंट्रीज कौन सी हैं?
दूसरा क्या ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, रिसेशनरी प्रेशर जैसी बातचीत उठ रही है, ऐसी कुछ पल्स है क्या मार्केट के अंदर? देखिए, प्रेडोमिनेटली तो ये पुशबैक यूरोप से है। एक दो तीन कस्टमर्स कुछ मिडल ईस्ट वगैरह में हैं, उनकी भी रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ा पीछे कर दें हम उनके ऑर्डर्स। तो जैसे टर्की की अगर मैं बात करूं तो टर्की से पुशबैक की बात हो रही है, उनका थोड़ा प्रोडक्शन कम हो रहा है। देखिए, अगर आप आंकड़े देखें तो जो ये 6 महीने जनवरी टू जून 22 था, इसमें 5.5% स्टील गिरा है कंपेयर टू जनवरी टू जून 2021। और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ऑब्वियसली एक टोटल स्टील का एक हिस्सा है। तो मतलब लेकिन मुझे लगता है कि एक दो क्वार्टर्स के बाद ये जैसे ये अभी ग्लोबल स्टेबिलिटी थोड़ी आती है और इकोनॉमी स्टार्ट टू ग्रो बैक, आई थिंक दिस डिमांड विल रिटर्न टू द मार्केट। अच्छा, दो सर क्वेश्चंस को मैं एक साथ क्लब करूंगा। पहला तो अभी कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस तरह का है, दूसरा रियलाइजेशन की सिचुएशन कैसी है लास्ट क्वार्टर की और उसके कंपैरिजन में ये क्वार्टर में जो अभी हम चल रहे हैं जिसमें क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, क्वार्टर दर क्वार्टर जो था करीब 3.5-4% का प्राइस का बढ़त हमें मिला था। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अप्रैल टू जून का रिकॉर्ड लेवल पे था 92% का, जबकि मैं अगर पिछले पूरे साल को देखूं तो करीब 87-88% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। इसलिए मैं बोल रहा था कि अप्रैल टू जून हमारा ये क्वार्टर कंपनी का पिछले 3 साल का बेस्ट क्वार्टर था। और जो प्राइस की जो आप बात कर रहे हैं, जो मैंने बोला कि अब प्राइस थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेजर कॉस्ट है वो भी स्टेबल हो रही है नीडल कोक की, तो इसलिए मार्जिन्स सेम बने रहने का अनुमान है। हाउएवर वॉल्यूम्स थोड़े कम हो सकते हैं। ओके, आपने सर कैपेसिटीज ऐड भी कर रहे हैं, 80K से करीब 1 लाख टन के आसपास कैपेसिटीज ले आने की बातचीट है। सो ये कैपेसिटी कब तक पूरी हो जाएगी और उसके अलावा कैसे इसको आप फंड करने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड? कोई एनी फंड रेजिंग की कोई योजना कंपनी की तरफ से? नहीं, हमारे ये तो जितनी भी फंडिंग है वो तो इंटरनल एक्रूवल्स ही है। वी डोंट हैव टू टेक सम स्पेशल लोन्स फॉर दैट। और ये जो एक्सपेंशन फुल स्पीड में चल रहा है, दिसंबर एंड तक मुझे लगता है कि इसका कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट क्वार्टर में, जैन टू मार्च क्वार्टर में इस फैसिलिटी से थोड़ा प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। 92% कैपेसिटी की आपने बात की, ये मान के चलूं कि अगस्त की कैपेसिटी होगी 92%? देखिए, प्रोडक्शन ऑब्वियसली कैपेसिटी उस हिसाब से ही हम चल रहे हैं। फुल प्रोडक्शन पे हम लोग चल रहे हैं। वॉल्यूम्स का, सेल वॉल्यूम्स का थोड़ा प्लस माइनस होगा, बट उससे हमें इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम ऑलरेडी अप्रैल टू जून में रिकॉर्ड लो इन्वेंटरी लेवल्स पे काम कर रहे थे। अच्छा सर, एक और चीज, वो जो नीडल कोक के प्राइसेस हैं वो भी हायर लेवल से कुछ ईज आउट हुए हैं क्योंकि जो क्रूड के दाम गिरे हैं, बाकी एनर्जी प्रोडक्ट्स के दाम गिरे हैं, तो इसके दाम में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। ये कंपनी के लिए कहां तक आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, कैसे इम्प्लीकेशन माने इसकी हम? सुमित, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि नीडल कोक के दाम गिरे नहीं है, सच स्टेबल हो गए हैं। अब शायद किसी और कोक्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो कोक जिसको नीडल कोक बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोड बनाने में इस्तेमाल होता है, उसके प्राइस इस समय स्टेबल हो गए हैं। अच्छा, लास्टली सर, चाइना की तरफ से इलेक्ट्रोड सप्लाई को लेकर कुछ अपडेट, कुछ कहना चाहेंगे आप वहां से? क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत डिस्ट्रप्शंस आते हैं यहाँ से, तो कोई चीज जो आप कहना चाहेंगे वहां से? नहीं, चाइना में देखिए कैपेसिटीज की इलेक्ट्रोड बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी इलेक्ट्रोड कंपनीज हैं, बहुत इलेक्ट्रोड बनता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम जिस सेगमेंट में मेनली compete करते हैं, अल्ट्रा हाई पावर ग्रेड, उसमें उनका उतना इम्पैक्ट नहीं है और उसमें उनको भी एक लर्निंग कर्व है, एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास है। और जितने हम एस्टैब्लिश प्लेयर हैं मार्केट में, तो हम जो 3-4 जो वेस्टर्न कंपनीज हैं उन्हीं से compete करते हैं अल्ट्रा हाई पावर ग्रेड सेगमेंट में। हाउएवर चाइना में कैपेसिटीज बहुत है और चाइना में, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उनको भी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील का प्रोपोर्शन जो भी 12% पे है, उनका भी प्लान है कि उसे 20% करेंगे। तो इसमें काफी इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी उनके अंदर डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज हो जाएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर अपना समय में देने के लिए, इंडस्ट्री का पूरी तरह से आउटलुक समझाने के लिए और कंपनी एक्सपेंशन प्लान पे बखूबी चर्चा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एचईजी का स्टॉक मोरलेस फ्लैट, करीब 1348-1349 के स्टॉक के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 0.5% के आसपास का फॉल है, लेकिन मार्केट में जो मूव है वो आपको दिखाई पड़ेगा इंडेक्स पे
निफ्टी सेंसेक्स दोनों डे हाई के आसपास अब कामकाज कर रहे हैं। 17,567 के जोन्स में निफ्टी है और सेंसेक्स भी करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए मिड कैप इंडेक्स 3/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स अब ऑलमोस्ट 1% ऊपर। निफ्टी बैंक करीब करीब 3% ऊपर अब 300 अंकों की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देख रहे हैं नो योर कंपनी और मार्केट्स की बात करें तो एक बढ़िया पुल बैक मार्केट ने लोअर लेवल से दिखाया। 17,550 के इर्द गिर्द बाजार वापस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1/4% की बढ़त है। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में तेजी है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स में 3/4% के आसपास का उछाल है और करीब 242 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहे हैं। तो अब नो योर कंपनी को तो यही समेटेंगे, लेकिन कमाई का अड्डा लेकर हमारे साथ वीरेंद्र और हर्षदा मौजूद होंगे। वीरेंद्र दिल्ली से मौजूद भी हैं। वीरू, बाजार ने आज लोअर लेवल से पुल बैक तो दिखाया और वही टाइट बैंड जिसके अंदर निफ्टी कामकाज कर रहा है। निचले स्तरों पर 17,350 नहीं और ऊपर के लेवल पर 17,620 या 630 नहीं। तो क्या माने, बाजार में भी कैसा रहेगा कामकाज? मेरे ख्याल से आई थिंक सुमित आखिरी का 1.5 घंटा शॉर्ट कवरिंग के नाम रह सकता है। कुछ दिग्गज स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है एंड द मैजिक ऑफ 20 डेमा, जो 350 की बात कर रहे हैं ना आप, 17,350, वो 20 डेमा है एग्जैक्टली। आई थिंक आशीष सुमित माफ कीजिएगा, ये एनबीएफसीज और बैंक की लीडरशिप में ये आखिरी के 1.5 घंटे का पुल बैक जो है वो लीड कर सकता है। डेटा तो आशीष सुमित यही कहता है। माफ कीजिएगा 2 बार आशीष का उच्चारण करने के लिए सुमित। चलिए, तो डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक्स और एनबीएफसी में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और वीरू ये मान रहे हैं कि बैंक्स में एक मूव की उम्मीद आप सेकंड हाफ में लगाइए। तो बहुत क्रूशियल रहेगा शॉर्ट कवरिंग के नाम। देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्रेड पकड़ते हैं वीरू, छोटे से ब्रेक के उस पर।